नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन 2 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 5 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में 2019 में आया था। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी के प्रश्न डायरेक्ट उठा के यूपीपीएससी में पूछ लिया गया है, या डायरेक्टली ना भी पूछे तो भी यहाँ से जो इनपुट्स मिलेंगे उसका यूज हम अपने एनालिसिस पावर को मजबूत करने में और आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। शुरू करें। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। देखिए, शक्तियों का कठोर पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो अमेरिका में पाया जाता है, भारत में नहीं। भारत में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण है। आर्टिकल जो 50 है डीबीएसपी, उसमें कहा गया कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात भी कही गई। संविधान में भी शक्तियों का पृथक्करण भारतीय संविधान का मूल ढांचा भी है। लेकिन जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना, कठोर पृथक्करण, ये नहीं है। कठोर पृथक्करण लागू होता है अमेरिका में, जहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में आपस में कोई इंटरलिंकिंग है ही नहीं, जहाँ पे कोई एक दूसरे की शक्ति पर नियंत्रण करते ही नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल उल्टे मुँह खड़े हैं। भारत में जो है वो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। यानी पृथक्करण है, लेकिन सभी जो निकाय हैं वो एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी करते हैं। उदाहरण देकर, जैसे जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो लॉ बनाती है। जो एग्जीक्यूटिव है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। फिर जुडिशरी जो है वो जस्टिस देने काम करती है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे की जो शक्ति है उस पर कंट्रोल भी करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, कुछ भी ऐसा काम करता है, तो जुडिशरी उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उदाहरण के रूप में 2014 में एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, नियंत्रण है और संतुलन भी है, मतलब तीनों अलग अलग काम भी कर रहे हैं, लेकिन विशेष स्थितियों में कंट्रोल भी करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनता है, उसमें सरकार मुख्य रूप से कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। और सरकार जो बनती है, यानी एग्जीक्यूटिव का निर्माण कहाँ से होता है? इसी लेजिस्लेचर से होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका से ही निकल करके आती है, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है अपने कार्यों के लिए। और विधायिका अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दे तो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को हटा भी सकती है, तो कंट्रोल हो गया। जुडिशरी के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, उससे वो विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा कोई भी बनाया गया कानून या कृत्य जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। अब जुडिशरी की बात लें, यहाँ पे जो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके जजों का अपॉइंटमेंट वो कोलेजियम प्रणाली करती है, लेकिन उसका चयन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है, राष्ट्रपति करते हैं। अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो तीनों क्या है, संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण दे दे करके इसका आंसर करना था। भारतीय संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। हालांकि ये शक्तियां सीमाओं से परे नहीं हैं। अमेरिकी संविधान के शक्ति के कठोर पृथक्करण की बजाय भारत में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन करता है, जो तीनों अंगों से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट वर्णित है। अब उदाहरण दे करके समझाएंगे। राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 53 में ये बात है कि राज्य माने देश का
राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करती है। यद्यपि अनुच्छेद 75 के अनुसार नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व के साथ मंत्रिपरिषद संसद की सदस्य होती है और वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देख रहे हैं? राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। यद्यपि अनुच्छेद 75 के अनुसार नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व के साथ मंत्रिपरिषद संसद की सदस्य होती है और वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के बीच में संबंध बता दिया। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख विधायी निकाय संसद का अभिन्न अंग है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे नियंत्रण संतुलन हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं सब आपस में। तदनुसार संसद मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली के नियंत्रण और उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव, है ना, ये सब पारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 के तहत संसद संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि विधायिका कार्यपालिका पे नियंत्रण बनाए रखती है। फिर देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और रिट के प्रावधान क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कार्यकारी और विधायी कार्यों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु सशक्त बनाते हैं। यानी कार्यकारी और विधायी दोनों के ऊपर कंट्रोल करती है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, लेकिन इसके साथ ही इसे सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग के साथ परस्पर संबद्ध भी रखा गया है। जैसे कार्यपालिका द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे का विचार यह है कि एक ही संस्था में सभी शक्तियां केंद्रित करने की बजाय अलग अलग शक्ति केंद्रों का सृजन किया जाए। हालांकि आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन संभव नहीं है, लेकिन इसका महत्व नियंत्रण और संतुलन में निहित है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 का और खा में अधिकरण की बात कही गई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 323 का में है और 323 खा में अन्य प्रकार के अधिकरण की बात की गई है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए। कुल मिला के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था? पहला, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे, या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत करना है तो भी जाके इसमें कर सकते हैं। लेकिन वो आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है। ये बताना है कि क्या ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है क्या। तो पहले इसका इंट्रो बता सकते हैं, फिर इसके क्या कार्य हैं ये बता सकते हैं, फिर क्या ये अपने शक्ति मतलब अपनी सीमा को पार कर रहा है क्या, फिर उसको नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं वगैरह करके इसका बता सकते हैं आंसर। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन बढ़िया से, बेसिक बातों से इंट्रोडक्शन, फैक्चुअल बातों से। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा
संविधान में एक नया भाग अधिकरण भाग 14 का शीर्षक से शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 323 का और 323 खा शामिल हैं। ठीक। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 14 का जोड़ा गया, उसका नाम है, शीर्षक है अधिकरण। इसमें 323 का 323 खा है। फिर ये भी थोड़ा इंट्रो में दे दिए कि अनुच्छेद 323 का के तहत संसद को सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण को सौंपने की शक्ति प्राप्त है। फिर से 323 का में क्या है? संसद को सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के सेवा मामलों से संबंधित, सिविल सर्वेंट्स से संबंधित जो मामले हैं उनसे संबंधित विवादों का, जो कि चाहे सिविल कोर्ट में चल रहे हों चाहे हाई कोर्ट में चल रहे हों, जो सिविल सर्वेंट से संबंधित मामले हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित मामले हैं, उनके विवादों का न्याय निर्णयन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को सौंपने की शक्ति प्राप्त है संसद को अनुच्छेद 323 का के तहत। कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी ऑर्गन है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन है। 1985 के अधिनियम द्वारा कैट की स्थापना से पीड़ित लोक सेवकों को त्वरित और मितव्ययी न्याय प्रदान करने के विषय में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो कैट की स्थापना कब हुआ? 1985 के एक अधिनियम से इसकी स्थापना हुआ। मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत ये सांविधिक निकाय बना, जिसमें पीड़ित लोक सेवकों को त्वरित और मितव्ययी न्याय प्रदान करना ध्येय रखा गया। कैट के सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्य क्षेत्रों से चुना जाता है ताकि अधिकरण को विधायी और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। ये बात ध्यान देने योग्य है कि कैट में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तकनीकी नियमों और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रक्रियात्मक बंधनों से कैट को स्वतंत्र रखा गया है। यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है अब बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं उन प्रक्रियात्मक बंधनों से कैट को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा सहित कुछ मामलों में उसमें सिविल कोर्ट की शक्ति निहित है और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार, जो लोक अदालत है वो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कैट अपनी अवमानना कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार उसे एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने की और अधिक शक्ति प्राप्त हुई है। मतलब जो है कहा गया अवमानना, कैट की अवमानना के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है ये, तो एक स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है, स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है इस तरीके से। यद्यपि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को अभी भी वास्तव में स्वतंत्र न्यायिक निकाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकरण के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन अन्य न्यायाधीशों की तरह शक्तियों का उपभोग नहीं करते हैं और सदस्यों की नियुक्ति और वित्तपोषण के लिए अधिकरण कार्यपालिका पर निर्भर है, भारत के संचित निधि पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार कैट के संदर्भ में यह उपयुक्त तर्क दिया जा सकता है कि शिकायतों और परिवाद के निवारण के लिए गठित किया गया अधिकरण एक न्यायिक निकाय के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है।
अगला प्रश्न, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए। न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन का उभर कर आए हैं। फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, जो विधायी शक्तियों का वितरण है वो एक तो अनुसूची 7 में है, शेड्यूल 7 में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उससे संबंधित जो मामला है वो उभर करके आए हैं और उससे प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी यानी संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत उभर करके आया है और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत उभर कर आया है। ये दोनों बताने हैं। क्या है ये? शक्ति का विभाजन संघवाद की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बीच विधायी विषयों के वितरण का प्रावधान करता है। हालांकि इन तीनों सूचियों की प्रविष्टियों में विषयों के वर्गीकरण में से संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इन संघर्षों के समाधान के लिए न्यायालयों ने विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया है। एक है सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत। जब संघ और राज्य सूची के बीच विधान के प्रावधानों के मध्य संघर्ष होता है तो सामंजस्यपूर्ण संरचना के नियम को अपनाने की आवश्यकता होती है। इस नियमानुसार प्रत्येक विधान एक उद्देश्य और मंशा रखता है और इसे समग्रता से पढ़ा जाना चाहिए। विधान के प्रावधानों की व्यापक व्याख्या की अनुमति होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय को विवाद के समाधान के लिए विधान की भाषा की विसंगति को दूर करने में सहायता करनी चाहिए। अगला है संघीय वर्चस्व का सिद्धांत। जब किसी विधान के प्रावधान राज्य और संघ सूची दोनों में आते हैं तब केंद्र के पास अधिभावी विधायी शक्ति होगी। राज्य और समवर्ती सूची संघ सूची के अधीनस्थ हैं। यदि एक समाधान पाने के अन्य प्रयास विफल हो जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय इस सिद्धांत को अंतिम उपाय के रूप में लागू कर सकता है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के युग में संघर्ष को यथासंभव न्यूनतम किया जाना चाहिए। राज्यों को पुलिस, कृषि विपणन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक समान विधायी रूपरेखा के निर्माण के लिए अन्य राज्यों और केंद्र के साथ समन्वय करना चाहिए। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? What can France learn from the Indian constitution's approach to secularism? चलिए, मतलब इसमें भारतीय और फ्रांसीसी या यूरोपियन जो सेकुलरिज्म है उसके जो अप्रोच हैं उसमें डिफरेंस बताना है और वहाँ की क्या सेकुलरिज्म की नेगेटिव बात है और भारत की क्या पॉजिटिव बात है जिससे कि वो सीख सकता है, इसको बताना है। मतलब दोनों के ऐतिहासिक और राजनीतिक सामाजिक कारण भिन्न हैं, इसलिए दोनों के सेकुलरिज्म की जो मॉडल है वो अलग अलग हैं। फिर भी फ्रांस क्या सीख सकता है? कुछ नेगेटिव बातें तो होंगी। जैसे भारत में क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, फ्रांस में भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, दोनों समान बातें हैं, ठीक है। भारत में हर धर्म को समान आँख से देखा जाता है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ किसी धर्म को दबाया भी नहीं जाता है। फ्रांस में भी हर धर्म से दूरी है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, किसी धर्म को दबाया भी नहीं जाता है, खैर वहाँ पे। लेकिन भारत में क्या है कि
मतलब जो पहली बात बोले ना कि दूरी है, तो दूरी नहीं, सभी धर्मों से नज़दीकी बना के रखता है एक तरीके से राज्य, सभी धर्मों से बातचीत करता है। और उनके अगर कोई किसी धर्म में कोई ऐसी बात है जो सामाजिक रूप से असमानता को क्रिएट करता है या अन्याय को क्रिएट करता है, तो उस पे कानून भी बनते हैं। अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, व्यवहार करने की पूरी तरीके से आज़ादी है भारत में, वहाँ पे उतनी आज़ादी नहीं है। भारत में सार्वजनिक स्थल पे कहीं पर भी अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ आ जा सकते हैं, फ्रांस में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे कठोर नीति अपनाई जाती है, भारत में सॉफ्ट नीति अपनाई जाती है। ऐसे कुछ बातें हैं जो फ्रांस सीख सकता है। पढ़ते हैं भाई। फ्रांस जैसे यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म फ्रांस जैसे यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच उस मध्यम मार्ग को पाने के लिए संघर्षरत रहे हैं जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को परिलक्षित करें और जहां जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों राज्य व्यवस्थाओं के भीतर सह अस्तित्व में रह सकें। फ्रांस में इस संघर्ष को इस्लामी कपड़ों, कोशेर या हलाल भोजन और बुर्के पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है कि एकदम मना ही कर दिए। अब भारत के अनुभव से फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। कैसे भाई? कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। भारत में राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता अनुसार जैसे सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक मामले में हस्तक्षेप भी करता है। फ्रांस और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ संविधानों में भी स्थान प्राप्त है, लेकिन जहां फ्रांसीसी अल्पसंख्यक स्वयं को लेइसिते यानी धर्मनिरपेक्षता के निशाने पर देखते हैं, वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं जो भेदभाव और भय आशंकाओं से उनकी रक्षा करते हैं। लेइसिते लेइसिते भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर एक दूसरे के मामलों में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। फ्रांस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। भारत में शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। आर्टिकल 29 और 30 की अगर हम बात करें तो इसमें अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उसकी बात करता है। जैसे 29 है तो भारत में किसी भी समुदाय, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं, प्रबंधन आदि कर सकते हैं और राज्य जो है ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों को आर्थिक रूप से सहयोग भी देती है। तो भारत में कल्याण वाली बात है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो उनका संरक्षण हो सके, उनका किसी प्रकार से हाशियाकरण ना हो, मार्जिनलाइजेशन ना हो, ये प्रयास होता है। फ्रांस में राज्य जो है ना, धर्म को निजी मामले तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जहां धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, जबकि भारत में विभिन्न समुदायों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे मुसलमानों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है। हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि इस तथ्य से कर सकते हैं कि पश्चिम की तुलना में भारत में बहुत कम लोग कट्टरपंथ की चपेट में आकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने गए। ये उदाहरण अच्छा है कि वहाँ पे इतनी कठोर नीति अपनाई जाती है कि भारत की अपेक्षा ज़्यादा संख्या में लोग फ्रांस या यूरोप से इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किए। फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें
धार्मिक युद्धों और असंतोष में है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षिक सद्भावना और महान सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक पूर्ववृत्त के आलोक में हुआ है। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। वैश्वीकरण के युग में जब लगभग सभी देश अब बहुधार्मिक हो गए हैं, तो यह समय की आवश्यकता है कि वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता से प्रेरणा ग्रहण करें। तो ये था इसका डिस्कशन। बाकी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।